से अभय दुबे सर। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। देश की बात जो हम लोग किया करते हैं, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। अभय सर, एक तो ये जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी बंद हुई है, इसके बाद हमने ये देखा है कि बीते कुछ जो 24 घंटे में गुरुवार का फैसला था, आज शुक्रवार का दिन है, बड़े ही आह्लादित है भारतीय जनता पार्टी। उनके नेताओं का एक बयानबाजी, उनके एक्स, और फिर मैंने जो बात की कि ये जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर अडानी ग्रुप के, इनका वक्तव्य कैसे देखा जाए, सबको कैसे लिया जाए? क्या क्या क्लीन चिट मिल गई है अडानी ग्रुप को? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जनता पार्टी को खुश क्यों होना चाहिए इस सवाल के ऊपर? और अगर मान लीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी के शेयर बुरी तरीके से गिरे, अरबों का नुकसान हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी को दुखी क्यों होना चाहिए? देखिए, हमेशा से दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी उदारतावादी लोकतंत्र में, वहां का जो पूंजीपति वर्ग होता है, वहां का जो कारपोरेट सेक्टर होता है, उसके राजनीतिक संपर्क होते हैं। उसके राजनीतिक दलों के साथ में और नेताओं के साथ संपर्क होते हैं। दलों और नेताओं की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। वो कुछ कारपोरेट ग्रुपों का ज्यादा समर्थन करते हैं, कुछ का उतना समर्थन नहीं करते। ये हमेशा होता है। लेकिन इतने नंगे तरीके से किसी कारपोरेट ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना और एक तरह से मोदी अदानी, उसको मोदानी कहा जाता है भारत के अंदर, मोदी अदानी को मोदानी बन जाना, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसको ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, इंदिरा गांधी के जमाने में और सभी जमानों में कभी न कभी, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी, कभी टाटा को समर्थन मिलता था, कभी थोड़ा बहुत बिरला को समर्थन मिलता था। बिना सरकारी समर्थन के कोई भी कारपोरेट घराना आगे नहीं बढ़ता है। जो अंबानी घराना है वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्रियों ने और खुलकर गलवैया डालते हुए और पूरी की पूरी पार्टी ने उस कारपोरेट घराने के प्रवक्ता की तरह आचरण करना शुरू कर दिया हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी को आज रविशंकर प्रसाद जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो किस बात पे खुश हो रहे थे? क्या उन्हें किसी व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि हिंडनबर्ग ग्रुप बिल्कुल एक शिकारी की तरह आचरण करता था? वो किसी कारपोरेट घराने को निशाना बनाता था, उसकी अनियमितताओं का पर्दाफाश करता था, उसके द्वारा किए गए मैनिपुलेशंस, उसके द्वारा बोले गए झूठों का। पर आज अखबार में उन सब कंपनियों की लिस्ट छपी है। और जैसे ही जो पर्दाफाश करता था, वो पहले से जानता था कि इस पर्दाफाश करने से इसके शेयरों की प्रतिष्ठा गिरेगी और बुरी तरीके से कंपनी मार खाएगी। जब वो कंपनी मार खाती थी, तब वो शॉर्ट सेलिंग करके बड़े पैमाने पर वो लोग मुनाफा कमाते थे। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये बात वो खुद स्वीकार करते हैं, उनकी वेबसाइट पे लिखी हुई थी। तो उनकी सफलता में जो आखिरी सफलता थी उनकी, वो कौन सी सफलता थी आखिरी? उसकी आखिरी सफलता थी अदानी घराना। सवाल यह है कि अदानी घराने का जब उन्होंने पर्दाफाश किया, तो अदानी घराने के शेयर क्यों गिरे? लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बातों पर विश्वास क्यों किया? अरबों का नुकसान क्यों हुआ? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक बचकाने और उल जलूल तरीके से इस बात पे खुश हों कि हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। अरे भाई, कंपनी बंद हो गई या कंपनी चालू है। जो उनके मालिक हैं नेथन, उनको नजला हो गया है, उनको छींकें आ रही हैं कि वो, उनको बुखार चढ़ा हुआ है, उनको कोरोना हो गया है। इस बात से आप क्यों खुश हैं? ये तो कोई बात नहीं रही कि हम आपकी, मतलब इसका कोई मतलब क्या है इस बात का? इनकी खुशी का, इनको तो ये बताना चाहिए कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोप क्यों गलत थे। इस बात का तो आज तक हम लोगों के पास प्रमाण नहीं मिला ना कि वो आरोप क्यों गलत थे। और अगर आरोप गलत थे तो उन आरोपों की बात पर स्टॉक मार्केट ने विश्वास क्यों किया? दूसरी बात, इस वक्त अदानी साहब के सामने सबसे बड़ा संकट है वो हिंडनबर्ग नहीं है। जो अमेरिका में झूठ बोलकर अमेरिकी इन्वेस्टरों का पैसा उगाने से ये उन्होंने जो जालसाजी की, उसमें जो फंसे हुए हैं अमेरिकी अदालतों में, जिसमें एसईसी, जो अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, वो एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अमेरिका का कानून मंत्रालय, जस्टिस डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने मिलकर उनको अदालत में खड़ा किया गया है। ग्रांड जूरी बैठी हुई है, ग्रांड जूरी ने उनको कटघरे में खड़ा किया है। इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो अब अदानी ग्रुप के ऊपर जो संकट है, उसके लिए अतीत का संकट बन चुकी है। मौजूदा संकट तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा भयंकर है मौजूदा संकट। और इस संकट से उनका निस्तार नहीं है, बहुत मुश्किल है।
उस संकट से निकलना है इनके लिए, उसके लिए बहुत नरेंद्र मोदी को ट्रंप साहब से मिलकर बात करके कुछ और तमाम कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उससे बच पाएंगे। अगर उन्होंने प्री बार्गेनिंग की तो प्री बार्गेनिंग में मिलियंस और हो सकता है 1 मिलियन से बिलियन डॉलर का उनकी ऊपर जुर्माना लगेगा, इनके ऊपर वो अपना अपराध भी उन्हें कबूल करना पड़ेगा। और सब लोग जानते हैं कि इस अमेरिकी फंसाव के कारण, अमेरिकी अदालत के फंसाव के कारण इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी उगाने की क्षमता बहुत घट गई है, ना के बराबर रह गई। इसीलिए विलमार ग्रुप से इन्होंने अपने सारे शेयरों को उसमें बेच दिया है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी दोबारा हासिल कर सकें। तो ये तो इनकी स्थिति है। अडानी ग्रुप दरअसल बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। वो बांग्लादेश में फंसा हुआ है, वहां भी उनके खिलाफ जांच, वो श्रीलंका में फंसा हुआ है, वो अफ्रीका में, केन्या में फंसा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में भी फंसा हुआ है वो, और अमेरिका में तो फंसा हुआ है ही। इससे ज्यादा फंसा हुआ और घिरा हुआ ग्रुप इस समय देश में कोई नहीं है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कब तक उनका बचाव करेगी, और क्यों बचाव करना चाहिए उसे? कोई मतलब नहीं है इस बात का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सोचना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सोचना चाहिए कि भाई एक पूंजीपति के लिए पूरा का पूरा हिंदुत्व का आंदोलन जो है वो बदनाम क्यों हो रहा है? भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मकसद नरेंद्र मोदी की सत्ता बनाए रखना नहीं है। नरेंद्र मोदी की सत्ता वो तभी तक बनाए रखना चाहता है जब तक हिंदुत्व के आंदोलन को फायदा हो। अच्छा, अब हिंदुत्व के आंदोलन को अगर नुकसान हो, अगर उसकी बदनामी हो रही है कि भाई ये हिंदुत्व का, नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हिंदुत्व का आंदोलन एक कारपोरेट घराने का एजेंट है, ऐसी छवि बनती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, इसमें एक चीज़ और भी देखिए, हमने जो अब टीका टिप्पणी है, हमको बड़ा देख के विस्मय हुआ कि आज जो कुछ भी हम इसका फर्दर हो रहा है, जो हम बीजेपी की बात करते हैं, हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक बहुत सीनियर सांसद हैं, नेता हैं, एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है क्या ठेका मिल रहा है, क्या राहुल गांधी इसका ठेका लेने जा रहे हैं, रिसर्च कंपनी बंद हो रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का जिस दिन दफ्तर नया जो भवन में वो प्रवेश किया, उसी दिन कंपनी क्यों बंद हुई। जॉर्ज सोरोस से जोड़ा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान वो स्टेट वाले बयान पे तमाम एक बिल्कुल पूरी तरह आक्रामकता जो होती है, और ये ऐसी आक्रामकता है जो गले ना उतरने वाली। इस पर भी आपकी टिप्पणी? देखिए, वो कांग्रेस की आक्रामक आलोचना करें, वो ठीक है, वो करते रहे। कांग्रेस की आक्रामक, उनके लिए मुख्य खतरा देश में कांग्रेस ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर रपटेगी तो फिर कांग्रेस को ही लाभ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी लड़खड़ाई, कांग्रेस की सीटें एकदम दुगनी हो गई। अगले चुनाव में भाजपा फिर अगर लड़खड़ाई तो कांग्रेस की सीटें 150, पौने 200 के पास पहुंच जाएंगी। और जैसे ही कांग्रेस की सीटें 150 के पार पहुंची, दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बनेगा। तो इसलिए बहुत कांग्रेस के ग्राफ में कोई बढ़ोतरी ना हो, इससे वो काफी डरे हुए हैं। अब समस्या क्या है, उनके द्वारा दी गई गाली से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना बंद नहीं होगा। कांग्रेस का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, कुशासन का बोलबाला है। ये लोग जो कुछ करते हैं वो दरअसल केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, वास्तव में यथार्थ में कुछ नहीं करते। सारी दावेदारियां, अब हर चीज को अमृत लगा देते हैं हर चीज के नाम पे। अब कुंभ में स्नान हो रहा है तो वो अमृत स्नान है। 1947 के 100 वर्ष पूरे होंगे तो अमृत काल शुरू हो गया है। इस प्रकार की फिक्रेबाजी करने के अलावा, इस फिक्रेबाजी में तो मानूंगा भाई, ऐसी फिक्रेबाजी करने वाली सरकार मैंने नहीं देखी थी कभी। कमाल ही है, हर चीज के लिए इनके पास एक नया फिक्रा है। कुछ इनके जो रणनीतिकार और स्पीच राइटर्स हैं, वो सोच के हमेशा रखते हैं कि इस तरह का कुछ पेश करें जो बहुत चमकदार हो, कैची किस्म का हो, मतलब एकदम लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। फिर क्या होता है, पराजय होती है। तो थोड़े दिनों के लिए मोदी जी जब बहुमत खोया तो अमृत शब्द बोलना ही भूल गए थे, मुद्दतों तक उनके मुंह से अमृत काल नहीं निकला। अब अमृत स्नान हो रहा है, अमृत काल तो भूल गए लेकिन अमृत स्नान हो रहा है। तो इस प्रकार की तमाम सारी ये लोग फिक्रेबाजी करते रहते हैं, और ये नहीं जानते हैं लेकिन अपने आप को मुगालते में रखना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि इनका ग्राफ जब नीचे जाएगा तब कांग्रेस का ग्राफ उठेगा। अगर कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है तो इसका सीधा मतलब है, देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब भाजपा का ग्राफ नीचे जाएगा तो कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठेगा, अगर भाजपा का ग्राफ ऊपर उठेगा तो कांग्रेस का ग्राफ अपने आप नीचे जाएगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियों का ग्राफ एक साथ उठता रहे या एक साथ गिरे।
अगर कांग्रेस की किस्मत करवट बदल रही है तो भाजपा की किस्मत बदकिस्मती में तब्दील हो रही है। ये आपसी संबंध है और इस संबंध को किसी भी किस्म की फिक्रेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं सकती। बिल्कुल। अबे सर, ये तो बिल्कुल सही है। मैं दिल्ली चुनाव पे बात करूंगा, जो इस समय मैंने जैसे कहा कि एक बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बीजेपी के लिए बना हुआ। पहले भी प्रयास हुए, सफल नहीं हो पाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो केजरीवाल का तिलिस्म नहीं तोड़ पाए थे। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे अब मैं आज बात करूंगा, स्पेशली आपसे चाहूंगा कि उस पर जरूर आप हमारे दर्शकों को प्रकाश डालिएगा। एक तो ये कि इनका संकल्प पत्र आज आया। संकल्प पत्र में हमने एक तो पहली बार, शायद मुझे जो स्मरण होता है, मुझे भी करीब 3 साढ़े 3 दशक से कुछ ज्यादा का वक्त हो रहा है इस क्षेत्र में, और बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाओं के हो। किश्तों में जो है पहली बार शायद देख रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने आज वो संकल्प पत्र जारी किया। किश्तों में है वो एक चीज, और दूसरा कि जिस फ्री बीज को प्रधानमंत्री जी ने किसी दौर में पानी पी पी के कोसा था, बाद में सब कुछ अंगीकार वो खुद भी करते थे, करते रहे हैं, बावजूद उसके कोसते भी रहे। अब सब कुछ वहां वही हो रहा है, और उन्होंने कई चीजें ये कही कि जो कुछ चल रहा है इसको हम भ्रष्टाचार रहित तरीके से इसको आगे चलाएंगे, और कुछ बहुत सारी नई घोषणाएं, वही सब जो चुनावी लॉलीपॉप। दोनों पर आपकी टिप्पणी। आपको 2013 का चुनाव याद है? सर, 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या नारा दे के उतरी थी कि अगर वो चुनाव जीती, हर्षवर्धन उस वक्त भाजपा के नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती थी, वो बहुमत से केवल 6 सीट पीछे रह गई थी। तब भाजपा ने नारा दिया था कि अगर वो चुनाव जीती तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी। 2013 में वो सरकार नहीं बना पाई। हर्षवर्धन की क्या गलती थी? हर्षवर्धन की गलती ये थी कि उन्होंने 6 सीट कम जीती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन था। नरेंद्र मोदी और 1993 में, आखिरी बार 1993 में उसको सरकार बन मिली थी उसको। हाँ, हाँ, हर्ष उस अपराध में हर्षवर्धन का राजनीतिक कैरियर इन लोगों ने खत्म कर दिया। अगले चुनाव में उनको केंद्रीय मंत्री के पद से भी हटा दिया गया। अगले चुनाव में उनका निर्वाचन क्षेत्र था कृष्णानगर, वो उन्होंने किरण बेदी को दे दिया, और किरण बेदी वो भी हार गई। हर्षवर्धन ये चौथा चुनाव है। हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो सबसे अच्छे नेता थे, जिन्होंने चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा ने न केवल हर्षवर्धन को बर्बाद कर दिया, बल्कि भाजपा ने जो नारा दिया था, जो वायदा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, भाजपा ने उससे यू टर्न मार दिया। आज भाजपा उसका कोई जिक्र भी नहीं करती। संसद में केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि भाजपा को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने जब कानूनी संघर्ष करके चुनी हुई सरकार के अधिकारों की रक्षा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलवाया, तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलट दिया और चुनी हुई सरकार से जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिले थे, वो अधिकार भी छीन लिए। अब ऐसी भारतीय जनता पार्टी के किसी वायदे पे कोई भरोसा क्यों करेगा? भाई, ये सवाल है इस बात को। आपने अपने सबसे अच्छे अभी तक के नेता को एक तरह से राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया। आपका खुद का जो कहना था, मदन लाल खुराना ये कह के ही उन्होंने अपनी राजनीति बनाई थी कि दिल्ली को एक दिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, दिल्ली मेरी जान है वगैरह, ये सब बोलते थे मदन लाल खुराना है। वो भी उस वायदे को भी उन्होंने इन लोगों ने त्याग दिया। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 साल से गालियां दे रहे थे कि ये रेवड़ियां बांट रहा है, फ्रीबीज है, ये बिजली की सब्सिडी कैसे देगा, ये पानी की सब्सिडी कैसे देगा वगैरह, यही सब तो बोल रहे थे। कहां से आएगा पैसा, सब भाजपा समर्थक सारे एक्सपर्ट यही बातें बोलते थे। आज नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कह चुके हैं कि भाई हम जितनी योजनाएं चल रही हैं एक भी नहीं हटाएंगे, और उनका जो उनका तथाकथित संकल्प पत्र है वो भी जो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है उसी की नकल कर रहा है, उसी की योजनाओं की नकल कर रहा है। ये पूरी तरीके से स्थिति है। तो आप इस तरह की पार्टी जो है वो चुनाव में किस मुंह से उतर रही है, वो क्या चाहती है, लोग उसकी बात पे कैसे विश्वास करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। आज तक दिल्ली के जो गरीब लोग हैं और जो गरीबी से थोड़े से ऊपर है, दिल्ली का निम्न मध्य वर्ग और वह मध्य वर्ग जो किसी तरीके से थोड़ा बहुत, इसको आप कह सकते हैं कि उसकी
25, 30, 40,000, 50,000 तक की उसकी आमदनी है हर महीने की, वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो तमाम सारी योजनाएं बंद कर देगी या उसमें कतर ब्योंत कर देगी। भाई सभी जगह दिक्कत हो रही है, ये ठीक है, जो जो पार्टियां वायदे करके वोट उन्होंने प्राप्त किया, उनकी सरकारें कहीं पर भी उन योजनाओं को वो सारी राहतें नहीं दे पा रही हैं। केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी है कि इसने जितने भी वायदे किए थे वो योजनाओं पर राहत तो उन्होंने सब जगह दी है, जितनी भी दे पाए। ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी है, हमें दिक्कत हो रही है। अब भाजपा की सारी सरकारों को दिक्कत हो रही है भाई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तीनों जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुश्किल हो रही है, कैसे दे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को भी मुश्किल हो रही है, सभी को मुश्किल हो रही है। लेकिन केवल दिल्ली की सरकार ऐसी है जिसने सब्सिडी देने में कोई कोताही नहीं की। तो दिल्ली की जनता, तो मुझे लगता है कि एक ही वायदा अगर दोनों पार्टियां करेंगी तो उसकी पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी का वायदा होगा, ऐसा मेरा आकलन है। अब सर इसमें एक चीज और भी, जैसे हम जो कह रहे थे ये जो इसके पीछे क्या है कि आप किश्तों में संकल्प पत्र, मैंने जैसे कहा कि आमतौर पे हम देखते हैं कि सदा सदा या हमेशा एक पूरे का पूरा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उसको जो भी जो नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है कि टुकड़ों में आएगा भ्रम की स्थिति बहुत है। देखिए, भारतीय जो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के पहले भाषण के बाद कहा था ना कि दिल्ली में न इनके पास नेता है और न नैरेटिव है सर, और ये एक बहुत बड़े चुनावी हार की तैयारी कर रहे हैं। तो इन भारतीय जनता पार्टी की में रणनीतिक भ्रम की स्थिति है। मुझे तो लगता नहीं है कि इनके पास ऐसा कोई सॉलिड काम है, ऐसी कोई ठोस रणनीति है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी का ये तख्ता पलट सके। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार को 10 साल हो गए। 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जरूर जमा हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को तो भ्रष्टाचार के इल्जाम में उन्होंने जेल डाल दिया था। आपके नरेंद्र मोदी तो भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल नहीं गए, उनके ऊपर तो पीएमएलए का कोई मुकदमा नहीं था। उन्होंने ही 10 साल के बाद बहुमत खो दिया। उन्होंने 10 साल के बाद बहुमत खोया कि नहीं खोया है? जी जी तो जी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें कम हो जाएं, ये हो सकता है। उन्होंने पिछली बार 62 सीटें जीती थी, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ सीटें उनकी कम हो जाएं, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे कोई चुनावी नतीजे में फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव उठ नहीं रहा है। कांग्रेस कुल मिला के 2 उम्मीदवार हैं जो थोड़ी धूम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक संदीप दीक्षित और दूसरे अलका लांबा, एक आतिशी के खिलाफ, एक अरविंद के खिलाफ, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के दम पे तो आपका वोट परसेंटेज 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं होगा। अब सर एक चीज और भी, आपने कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं या उनके जो सहयोगियों के साथ जो भी गठजोड़ के साथ सरकारें हैं, वहां संकट बढ़ते चले। जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए हर महीने कर्ज लेना पड़ा और बाकी हर राज्य में। लेकिन महाराष्ट्र पे जाऊंगा, महाराष्ट्र में इस तरीके से ये लोग आए हैं, बीजेपी वहां बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आई और शायद ये लाड़की बहन योजना ही को माना गया, बाकी और तिकड़ा में विकड़ा में सब कुछ है। वहां उस महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड में जो सब कुछ चल रहा है, बॉलीवुड में बहुत आप लगातार चाहे वो सलमान खान वाला मसला देखा गया हुआ, शाहरुख खान के यहाँ भी हमने देखा, और अभी जो सैफ अली खान जिस तरीके से, वो भी एक सस्पिशियस बना हुआ है। क्या वहां फिर कुछ क्या एंटी किस तरीके की है जो वहां थ्रेटिंग्स हैं सब, उसको कैसे देखा? सैफ के ऊपर उस चोर द्वारा हमला किया गया, उनकी पीठ में, उनकी रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था और शरीर पे और भी कई घाव थे। 2 घंटे तक उनकी सर्जरी, उनकी शल्य चिकित्सा होती रही, उनके ऑपरेशंस होते रहे, तब कहीं जाके वो सुरक्षित हो पाए। ये घटना, ऐसी घटनाओं से सरकार बदनाम बहुत होती है। ये बात कहना सही है फडणवीस का, केवल इसी घटना के आधार पे आप कुछ नहीं, ये नहीं कह सकते कि सब लोग असुरक्षित है। ये बात उनकी सही है। मान लीजिए एक चोर कहीं घुस गया किसी घर में, उसने गड़बड़ी कर दी और कुछ हिंसा कर दी, तो उसके आधार पे आप नहीं कह सकते। लेकिन सैफ अली खान बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, तो इस तरह की घटनाओं से सरकार बहुत बदनाम होती है। ये चीजें देखिए, एक घटना जो वो हुई थी दिल्ली में, निर्भया वाली घटना, जी हाँ जी, एक घटना हुई थी, उस घटना से कितना ज्यादा पूरी कांग्रेस सरकार केंद्र की और राज्य की कितनी बदनाम हुई। बिल्कुल। तो ये घटनाएं एक प्रतीकात्मक उसके रूप का काम करती हैं और लोगों के दिमाग में ये दर्ज हो जाता है कि भाई ये सरकार हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती। और ये
बात निकल के नहीं आती है। सरकार के अंदर भी इससे बहुत बेचैनियां पैदा होती है। गठजोड़ सरकार में और ज्यादा बेचैनियां इससे पैदा होती है। धीरे धीरे बिल्कुल। करके ये बात तुरंत निकल के नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके दिखाई पड़ेगा कि इसका नुकसान क्या हुआ है। कुछ राजनीतिक नुकसान तुरंत अपनी शक्ल दिखा देते हैं और कुछ राजनीतिक नुकसानों को देर लगती है अपनी शक्ल दिखाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इधर इसमें एक एक और चीज़, जैसे आप हम केंद्र की सरकार की बात करें, मोदी जी की बात करें, हैरानी-परेशानी उनकी बनी हुई है और बहुत मारे मामलों में यू टर्न भी लेना पड़ा और बहुत मामलों में जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। हमने जो पन्नू वाला केस, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की छीछा-लेदर है, फज़ियत है और अब जो जवाब गया है, इस पे भी आपकी टिप्पणी? देखिए, जब भारत में अमेरिका के नए राजदूत आए, उन्होंने आके पहला वक्तव्य क्या दिया आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि केवल मुंह से ये कहना काफी नहीं है कि आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जिनके खिलाफ हमने सबूत दिए हैं उनको सजा देनी होगी आपको। उसके बाद में हमारे विदेश मंत्री थे वहां, काफी अमेरिका में डेरा डाले पड़े रहे। तो जो ट्रंप के होने वाले सुरक्षा सलाहकार थे, उनसे उनकी मुलाकातें होती नहीं। और ऐसा सुना गया है कि उन्होंने सोचा कि भाई इसमें हम दोनों एक हमें पतली गली दे दी जाए ताकि इससे बच के हम निकल जाएं, हमारी प्रतिष्ठा आहत ना हो। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपना स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब भारत सरकार ने स्वीकार किया है। जो आपका रॉ का अफसर था, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसके आप हमारी नौकरी में नहीं है, उसके जो अपराधी जो लिंक्स थे, आपराधिक संपर्क थे, उनकी हम जांच करेंगे या उनको हम देखेंगे। तो आप देखिए ना किस तरीके से बचाने के लिए भारत सरकार ने पेशबंदी की। विकास यादव के ऊपर एक्सटॉर्शन में जबरिया वसूली भी में मुकदमा लगवाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनको जमानत दे दी गई, तब से वो लगातार गायब हैं। और भारत सरकार किसी तरीके से अमेरिका के सामने लगभग क्षमा प्रार्थी की मुद्रा में है और कह रही है कि भाई एक पतली गली दे दो मुझे, जिससे निकल के हम अपनी प्रतिष्ठा बचा लें। भारत सरकार काफी अमेरिकी दबाव में है और अभी जो बयान आया है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। अब इधर एक चीज़ और भी है, आपने बात की थी वो जो कुंभ महाकुंभ की बात की, प्रयागराज वाला। उस महाकुंभ में जो आंकड़ों को लेकर बड़ी बातें हो रही है, लगातार जिस तरीके से प्रस्तुत हो रही है वहां की सरकार, ये जो आंकड़े हैं कि 45 दिन में इतने करोड़, हर दिन 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, वो क्या है, इसको कैसे देखें? ये भी बड़ा कि कौन सा भाई ऐसा पैरामीटर है कि जो इन सब एक चीजों एक्यूरेट की आंकड़े रोज दे रहा है? इन सब चीजों की सच्चाई की जांच कैसे की जाए? भाई राम मंदिर, रामलला का मंदिर देखने कितने श्रद्धालु जाते हैं, इसकी जांच कैसे की जाए? कोई इसका तरीका नहीं है। सरकार एक आंकड़ा जारी करती है, मीडिया उस आंकड़े मीडिया उस आंकड़े को बार बार दोहराने लगता है, क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया है। जनता के सामने वो आंकड़ा परोस दिया जाता है। लोग विस्मित होकर थोड़े मजाक के साथ में, थोड़ा उपहास के साथ में इन सब चीजों को सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। भाई कभी 1.3 करोड़ होता है, फिर 1.6 करोड़ हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कुछ पता नहीं है। कभी 80 करोड़ हो जाता है, कभी 8 करोड़ होता है, कुछ मालूम नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। असली मुद्दा मेरे ख्याल से वहां का यह है कि कुंभ में जितना जबरदस्त निवेश किया गया है पैसे का, और सरकार ने जितना अपने यहाँ निवेश किया है उसके अंदर जितना बंदोबस्त की बात है, उतना अच्छा बंदोबस्त वहां पे है नहीं। एक तो पैदल बहुत चलना पड़ता है सर्दी में लोगों को, इंतजाम अच्छा नहीं है, शौचालय का इंतजाम अच्छा नहीं है। बहुत सी महिलाओं की शिकायत है, टीवी मैंने खुद देखा, वो कह रही है ना सिर पे कोई छत है, ना खाने पीने का इंतजाम है। ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। लोग कुंभ की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से उनको रोक दिया गया है या कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया गया है ताकि कुंभ के इंतजाम की कोई आलोचना ना हो पाए। लेकिन ये चीज बचेगी नहीं, ये कुल मिलाकर सामने आएगी ही आएगी। बिल्कुल सर। मतलब ब्रांडिंग करके आप अपना करिए, लेकिन अब ब्रांडिंग वो है, जनता तो निकाल के दे ही रही, और हम जैसे वैकल्पिक मीडिया हम लोग कर रहे हैं, बाकी आ रही, लेकिन हाँ गोदी मीडिया, जो मूल मीडिया, मुख्य मीडिया है, वो नहीं करी। अब इधर मैं समअप यहाँ लाके करने की कोशिश करूंगा आपसे, अंतिम टिप्पणी कि दिल्ली जो अब सामने है, दिल्ली कारण तो क्लियरिटी के साथ में अभी तक तमाम जो कोशिशें हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने पहले वो शीश महल से शुरू किया था, वो राजमहल में तब्दील हो गया और वो अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। साथ साथ कुछ जो नए जो फंडे हैं या नई जो कोशिशें हैं वो उनकी ओर से हो रही है। दिल्ली के बाद जो बिहार का इलेक्शन है और वहां जो स्थितियां बनी हुई हैं, और बार बार कुछ होता है कि शीघ्र कुछ चीजें बड़ी निकलेंगी, और 8 फरवरी को नतीजा आएगा, दिल्ली तो आ ही जाएगा, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, तमाम चीजें हैं। तो बिहार में क्या कुछ जो सब पक रहा है, हो रहा है, चल रहा है, क्या आप देखिए इसको लेकर? बिहार में मुझे लगता है कि अभी भी
भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंडे नीतीश कुमार की टोकरी में रखे हुए। हालांकि भाजपा के स्थानीय नेताओं की जुबान बहकती रहती है, लेकिन बाद में बड़ी जल्दी उसमें संशोधन भी करते हैं कि आला कमान से डांट पड़ती होगी। दूसरा जो महागठबंधन है, उसमें अगर किसी तरह कांग्रेस कुछ दलित और ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ों के वोट अगर महागठबंधन को दिला सकती है, कांग्रेस के जरिए वोट मिल सकते हैं, तो वो गेम चेंजर साबित होगा बिहार में। तो देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो एक संविधान रक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की जो, तो उससे अगर वहां पे असर पड़ सकता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और उससे देखिए, यूपी में भी मायावती एक प्लेयर थी, बड़ी दलित प्लेयर थी। वहां रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बड़े दलित प्लेयर हैं वहां बिहार में। तो मायावती तो नहीं रोक पाई दलित वोटों को समाजवादी पार्टी को मिलने से, कांग्रेस के जरिए मिले। अगर बिहार में भी वो चीज दोहराई जा सकती है तो वो बिल्कुल एनडीए के लिए मौत की घंटी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अबे सर, आपने सभी विषयों पर, तमाम मामलों मसलों पे हमारे दर्शकों को एक कंप्लीट पिक्चर प्रस्तुत की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। हम फिर नए विषय, नए मुद्दे के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और आपसे पुनः ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को देने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार भाई साहब।